नमस्कार दोस्तों, होस्ट एंड जोश के साथ आज अपन ज़ीरो लेवल से व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। इसी कड़ी में आगे हम उच्चारण स्थान, जो अपनी वर्णमाला है, उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, तो उन उच्चारण स्थानों के बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अर्थात जब अपन ध्वनि निकालते हैं तो वो ध्वनि जहाँ से निकलती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे ध्वनि सबसे पहले अपने जो नाभि प्रदेश है यहाँ से निकलती है, तो माना जाता है, अगर उच्चारण स्थान की बात करें पहले, तो जो अपना हृदय होता है उसको अपना पहला उच्चारण स्थान मानते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा 8 उच्चारण स्थान मानती है और सामान्य जो अपन आगे संधि प्रकरण में सवर्ण संज्ञा आदि करेंगे वहाँ पर 7 उच्चारण स्थान होंगे। 7 उच्चारण स्थान ही काम आएंगे। तो अपन उस 7 उच्चारण स्थानों के बारे में ही, जैसे हृदय सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। जब हृदय से निकलने के बाद में जो अपने कंठ, तालु आदि को स्पर्श कर लेता है तो वो उसी, अगर कंठ को स्पर्श करता है तो कंठ्य वर्ण कह देते हैं और तालु को स्पर्श करता है तो तालव्य वर्ण कह देते हैं। ऐसे ही अगर दांत को स्पर्श करता है तो दंत्य वर्ण कह देते हैं और जिह्वा मूली वगैरह ये उच्चारण स्थान हो जाएंगे। तो अगर पाणिनीय शिक्षा से क्रम करें तो 1 नंबर हृदय हो जाएगा, फिर कंठ, तीन नंबर तालु, चार नंबर मूर्धा, 5 नंबर दंता, 6 नंबर ओष्ठ, 7 नंबर नासिका, और 8 नंबर जीवामूल। ये 8 उच्चारण स्थान हृदय से, सारे वर्ण वैसे हृदय से ही निकलते हैं। तो सवर्ण संज्ञा वाले प्रकरण में इनका प्रयोग नहीं होगा। जो ये उच्चारण स्थान है सवर्ण संज्ञा में इनका प्रयोग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 सवर्ण संज्ञा के प्रकरण में इन 7 का ही, मतलब हृदय का ना होकर 7 का ही प्रयोग करेंगे। तो जो वर्ण अपने कंठ आदि स्थानों को स्पर्श करते हैं तो उसको वही वर्ण कहा जाता है, उसी उच्चारण वाला वर्ण कह देते हैं। तो सबसे पहले हृदय की बात हो गई। सारे जो भी वर्ण हैं वो हृदय से ही निकलते हैं, इसलिए उसको हृदय को उरस भी कहते हैं। तो उसको हृदय वाले वर्ण कह देते हैं। परंतु बात आती है हृदय वाले को तो अपन स्पर्श नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, परंतु कंठ आदि के जब ये स्पर्श करता है तो अपन उसका अनुभव कर सकते हैं। कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो सूत्र है एक को है और विसर्ग को कहा गया है विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठ है। का है ए वर्ण और कै वर्ग है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ए वर्ण,
ए बोलो या आ बोलो, ए दीर्घ, ए का दीर्घ रूप हो चाहे ए का प्लुत रूप हो, उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो सूत्र है संस्कृत में, मतलब संक्षेप, एक गागर में सागर भर दिया है। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए वर्ण और कै वर्ग। ए वर्ण मतलब केवल ए, इसका दीर्घ रूप और प्लुत रूप भी होगा। और कै वर्ग में 5 आ जाएंगे, कै, ख, ग, घ, ng और है। इनके अलावा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अगर ये सूत्र आपके याद हो जाएगा तो कभी भी उच्चारण स्थान आप नहीं भूलोगे और ना ही परीक्षा में गलत करोगे। उच्चारण स्थान से चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड, उनसे 1 या 2% तो उच्चारण स्थान से जरूर पूछते ही हैं। अब आगे है तालु। तो ई चू ये इचू यसा नाम तालु। ई वर्ग, ई चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो चाहे प्लुत हो, उसका उच्चारण स्थान तालु होगा। और चै वर्ग में 5 वर्ण आ जाएंगे, चै, छ, ज, झ, ञ और ये और से, तालव्य, केवल तालव्य से, इनका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इसीलिए इसको से को तालव्य से कहते हैं। तो ई, चै वर्ग और ये और तालव्य से, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर आगे आता है मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो सूत्र है री, टू, रे, सा, नाम, मूर्धा। री चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो चाहे प्लुत हो। टै वर्ग में आ जाएंगे टै, ठै, डै, ढै, ण। तो री, टै वर्ग और रे और मूर्धन्य से, षटकोण वाला से बोलते हो जो आप, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। तो आप कंठ भी जानते हो, जो आपका काकली मतलब कागलिया जो बोलते हो ना, उसके जस्ट आगे कंठ और तालु, ऊपर वाला भाग काकली से उधर आते हैं ना, जैसे अंगूठा अपना जाता है ना मुख के अंदर, तो तालु में जाके ठहरता है। ऐसे मूर्धा, दांत के ऊपर वाला हिस्सा है, उसको मूर्धा कहेंगे। तो री, टै वर्ग, रे और मूर्धन्य से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। आगे है दांतों से, मतलब दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो री, तू, ले, सा, नाम, दंताः। तो री स्वर है। बताया गया था आपको कि कोई विद्वान ली को दीर्घ रूप मानते हैं, कोई नहीं मानते। तो मानते हैं उनकी नज़र में तो ली ह्रस्व और ली दीर्घ, और जो नहीं मानते हैं उनकी नज़र में केवल ली का उच्चारण स्थान दांत से। और तै वर्ग में आ जाएंगे तै, थे, दै, धै, न, तै, थे, दै, धै, न, ऐसे ऊपर भी कर सकते हो आप। और ले और दंते से का उच्चारण स्थान दंता, मतलब दांत से, दंत्य वर्ण इनको कहेंगे। मतलब जब भी इनकी आवाज आएगी तो इन वर्णों का स्पर्श किन से होगा?
दांतों से होगा, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। फिर आता है ऊ, पू, उपू पद्मानीया नाम, उपू पद्मानीया नाम ओष्ठौ। साथ में कर सकते हो, मैं के अंदर ओ करोगे मो हो जाएगा, तो ऊ पै वर्ग और उपधमानीय जो वर्ण है ना, एक तो हो गया जीवामूली और एक उपधमानीय वर्ण, तो ये पै यहां पर ह्रस्व था ऐसे, पू, और इधर था ऊ ह्रस्व, यहां पर संधि होकर इधर ह्रस्व इधर ह्रस्व, दोनों को की जगह क्या हो गया, दीर्घ आदेश हो गया। तब यहां पर इन सभी में ऊ ह्रस्व आया है, छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ, परंतु इसमें दीर्घ इस कारण आया है कि इसमें पू पहले ऐसे था, और उपधमानीय में अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, पू ह्रस्व कर सकते हो और ऊ यहां पर लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो समझ में आ जाएगा कि ऊ पै वर्ग और उपधमानीय जो वर्ण हैं, जो पै फै से पहले आ जाते हैं अर्ध विसर्ग वाला, तो उपधमानीय वर्ण इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठौ, इनका उच्चारण स्थान होठ होगा। तो ऊ चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, और पै वर्ग और उपधमानीय वर्ण इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठौ, होठ होगा, इनका उच्चारण स्थान होठ होगा। अब आगे बात आती है नासिका। नासिका से वर्ण कौन कौन से बोले जाते हैं, तो ञ, मैं, ङ, ण, यम गणना नाम नासिका, यम गणना नाम, यम गणना नाम नासिका। च, ये च छ ज झ ये वाला, मैं, ङ, ण और न, पांचों वर्गों का मतलब कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, इनका प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होगा। च कहता है और, नासिका होगा और भी होगा, कौन सा होगा आप समझ सकते हो। अभी बताया है कि इन्होंने बात कही थी कि कै वर्ग में जो भी वर्ण आ जाएंगे सारे के सारे क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ञ, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये कहता है नासिका, यम गणना नाम नासिका च, यम य मैं ङ ण न, यम गणनम जो नस वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका होगा। च और क्या होगा, ये का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, मैं का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा मुर्दा और न का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंता। इन सब के नासिका के अलावा जो भी इनके वर्ग के उच्चारण स्थान है वो भी हो जाएंगे। जैसे नासिका के अलावा जो इनमें पांचों में उच्चारण स्थान है वो भी साथ में हो जाएंगे। तो इन वर्णों के यम गणना नाम 5 वर्ण हैं, इनके उच्चारण स्थान 2-2 हो जाएंगे। अब आता है जिह्वामूली। तो जिह्वामूली का सूत्र है जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यस्य
जिह्वा मूलम। जो जिह्वा मूली वर्ण हैं, जिह्वा मूली कौन कौन से हैं? कैसे पहले या खे से पहले जो भी विसर्ग आ जाए उनका अर्ध विसर्ग हो जाता है तो उनको जिह्वा मूली कहते हैं, और पै फै से पहले आ जाए उनको उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। तो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। फिर संयुक्त स्वर आदि बच गए तो एदेतौ, एदैतौ, एदैतो, कंठ तालु, कंठ तालु। ये कहता है कि कंठ और तालु, कंठ और तालु, कोई कोई वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। तो कौन कौन से हैं? इसका अगर टुकड़े करें तो एत और ऐत, ऐसे। तो कहने का मतलब ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु। क्यों होगा कंठ और तालु? ए का निर्माण होता है ए प्लस ई, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? बनाते हैं ए बनाते हैं। तो बोलो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसलिए ए का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु, और ऐ का ऐसे ही ऐ का हो जाएगा। तो ऐ का भी उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो जाएगा। आगे ओदौतो, कंठोष्ठम, कंठ प्लस ओष्ठ मतलब होठ, कंठ और होठ। तो ओत प्लस औत मतलब ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और होठ होता है। क्यों होता है दो उच्चारण स्थान? तो ओ का निर्माण होता है ए प्लस उ। अगर ऐसा आ जाए संधियों में तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, ओष्ठ होता है। इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और होठ होते हैं। कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। फिर आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वह वर्ण है इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठम। वह बोल के देखो, वह। तो अपनी जीभ तो दांतों के चिपकी हुई रहती है और अपने होठ हैं वो हिलते रहते हैं। तो दांतों के जिह्वा अपनी दांतों के चिपकी रहती है और होठ हिलते हैं, इसलिए दंत और ओष्ठ वह का उच्चारण स्थान होता है। रे आप जो ये रे लवे ये वे रे ले हैं तो उनका और देख लो, अपने होठ इतने काम नहीं करेंगे जितने वह में करते हैं। तो बोल के देखो वह। तो दांत और होठ दोनों काम करते हैं, इसलिए वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ
होगा। फिर आता है विसर्ग आदिश आ गए, अनुस्वार बच गया तो आ गया नासिका। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का, अनुस्वार ये ऊपर लगता है ना जो आप बिंदी बोलते हो, इसको उच्चारण स्थान नासिका होगा। क्यों होगा नासिका? ये अनुस्वार किसका होगा? या तो मैं का होगा या फिर न का होगा। तो मैं और ये, मैं ये ने ने इनका अनुस्वार हो जाता है तो इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इसलिए नासिक जो अनुस्वार वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका होगा। फिर आप सोचते हो कि नासिका होगा तो ये भी ऊपर वाले भी होने चाहिए, नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अनुस्वार हमेशा पांचवें वर्ण का ही हो सकता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण का अनुस्वार कभी नहीं होता, इसलिए ऊपर वाले उच्चारण स्थान नहीं होंगे। इस नासिका जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका ही होगा। तो आशा करूंगा दोस्तों आप सभी को ये उच्चारण स्थान समझ में आ गए होंगे। जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं उनके उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गए हैं। और जब भी आगे एग्जाम में कभी भी वर्णों, जो वर्णमाला के वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान के बारे में पूछ लेगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो इनको याद करने के लिए जो ये सूत्र हैं इनको याद कर लेना। याद कर लोगे तो कभी भी आपके ये जो उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न है ना वो कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सूत्र ऐसे के ऐसे याद कर लेना और साथ में ऐसे याद कर लोगे तब बाद में आप जब भी उच्चारण स्थान देखोगे तो ये सूत्र अपने आप ही आ जाएंगे। आपके दिमाग में आएगा कंठ से कौन से उच्चारण स्थान बोले जाते हैं, तो सीधा अपने जुबान पर सूत्र आ जाएगा। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तालु की बात करें तो इचु यसा नाम तालु। मूर्धा की बात करें तो ऋतु रसा नाम मूर्धा। दंता की बात करो तो ऋतु लसा नाम दंता। होठों की करो तो उपपद्मानिया नाम ओष्टौ। अगर बच गई नासिका की यमगणना नाम नासिका च। बच गया जीवा मूली तो जीवा मूल्य से जीवा मूलम। कंठ तालु का बच गया तो एदयितो कंठ तालु। बच गया ओदौ कंठोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम और अनुस्वार का नासिका अनुस्वारस्य। ये ध्यान रखना दोस्तों, दंतोष्ट है कभी इसको कंठोष्ट मत कर देना। वह अगर पेपर में आ जाए तो बोल के देख लेना। वह मतलब दांत और जो आपकी जिह्वा, दो जिह्वा है दांतों के टच हो रही है और अपने होठ हिल रहे हैं तो वह का उच्चारण स्थान बोल के देखोगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी एग्जाम हो, एग्जाम में आपको पूछ ले तो ऐसे सीधे ही मत करना, आप बोल के देख लेना। जब बोलो और शुद्ध बोलो तो जहाँ ये टच कर रहे हैं मतलब इनका उच्चारण स्थान यही होगा। ज़्यादा समस्या इसमें आ सकती है, इसमें आएगी तो आप बोल के देख लेना, कभी भी आपका वह वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। ओदौ ये देख लेना कि ओ किस किस से बनता है। ओ बनता है कंठ और जो ए और ऊ से बनता है। ए का उच्चारण स्थान आपको पता है कंठ होता है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। कभी भी आप उनका कंठ तालु नहीं करोगे। अगर ए का पूछ ले तो ए का पूछते ही ए ध्यान में कर लेना ए किस किस से बनता है। तो ए बनता है ए और ई। ए का उच्चारण स्थान आपको पता है कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन क्या देगा? आपको देगा कि ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन दे देगा, पहले पद दे देगा, कंठोष्ठ दे देगा, दंतोष्ठ दे देगा, नासिका दे देगा और कंठ तालु दे देगा। आप सोचोगे कि यार ऑप्शन तो सेम ही लग रहे हैं, कंठोष्ठ दंतोष्ठ। कंठ तालु दे देगा और कंठ के साथ में और नाम जोड़ सकता है, कंठ दंत कर देगा, या ऐसे ही सिंगल ही दे देगा कंठ तालु मृदा, एक नाम कंठ तालु दे देगा। तो आप
इनको बोल के देख लेना। साथ में ए है उनका टुकड़े भी कर लेना कि ए किस से बनता है। टुकड़े करोगे तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाएंगे। तो आशा और विश्वास है आज ये कक्षा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अध्यापक की जो भी 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।